हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो, जोश में हो? सो यस, जोश मेंटेन करके रखिए, बिकॉज आज हम शुरू करेंगे एक नया पार्ट विच इज नथिंग बट द फ्रिक्शन। वेल, फ्रिक्शन की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक पार्ट में जब कभी भी कोई मोशन हो रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं ये फ्रिक्शन जरूर होता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि फ्रिक्शन असल में होता क्या है और काम कैसे करता है, राइट? चलिए भाई, तो इससे पहले मोशन के बारे में पूरी स्टडी हो चुकी है। हमने कर लिया मोशन के बारे में स्टडी। क्या पढ़ा था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसके अलावा हमने ये जाना कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन प्रोवाइड कराने के लिए फोर्स बहुत जरूरी है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स नहीं लगाओगे वो ऑब्जेक्ट आगे ही नहीं बढ़ेगा, राइट? तो यस, फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है, और ये फ्रिक्शन जो है क्या करेगा? ये मोशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, देखो अक्सर एक जगह पे एक बहुत गंदा वाला कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है और तुमसे बोला जाता है क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है या फिर नहीं। तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ भाई, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। चलो, मैं बहुत आगे निकल गया शायद, है ना, लेकिन उससे पहले कुछ बातें बता देता हूं फ्रिक्शन के बारे में। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जब तुम लोग ऐसे घर पे अपनी चेयर को खिसकाते हो या फिर अलमारी को शिफ्ट करते हो तो तुमने कुछ साउंड जरूर सुना होगा। जब तुम किसी भी टेबल को खिसकाते हो तो एक आवाज आती है। अब वो आवाज कैसे बनाऊं मैं, मुझे समझ नहीं आता, बट यस, तुम करके देख सकते हो। ठीक है, घर पे चेयर है, प्लास्टिक की चेयर होती है, वुडन चेयर है, या फिर कोई अलमारी है या फिर बेड है, उसको अगर शिफ्ट करोगे तो आपको कुछ साउंड सुनाई देगा। और ये चीज भी जरूर देखी होगी कि अगर मैं अकेला उसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो वो मुझसे शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन जब मेरे साथ मेरा कोई दोस्त आके उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? मेरा अकेले के फोर्स लगाने से वो शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, और मेरा दोस्त जब साथ में आके फोर्स लगाने लगा तो वो शिफ्ट क्यों हो गया? इन सब कहानी के बारे में आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि किसी भी एक अलमारी पे, ठीक है, तुम्हारे घर पे अलमारी होगी, है ना, सबके घर पे अलमारी होती है, अलमारी है, एक चेयर है, जो भी है, व्हाटएवर इट इज। तो जब तुम इसके ऊपर अकेले फोर्स लगाते हो तो क्या होता है? सर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता, हिलती तक नहीं हमसे। तो ये तो हमसे हिलती तक नहीं है, लेकिन जब मेरे साथ में मेरा दोस्त आके फोर्स लगाएगा तो वो हिल जाएगी। तो ये अलमारी आगे की तरफ मूव करती है। दिस इज योर अलमीरा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि मेरे अकेले के फोर्स लगाने से ये मूव नहीं कर रही थी, लेकिन मेरा दोस्त साथ में आ गया फिर मूव करने लग गई? तो मतलब कि मेरे फोर्स को कोई अपोज कर रहा है ना? मेरे फोर्स को कोई अपोज कर रहा है। कौन है वो? ऐसे तो हो रहा है, जब मैं अकेला फोर्स लगा रहा था तो काम नहीं बना, यानी कि जो फोर्स मैं लगा रहा था उसकी वजह से मोशन नहीं आया। अरे समझ रहे हो ना, हम यही तो पढ़ते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन प्रोवाइड कराने के लिए फोर्स की जरूरत है, और जब तुमने अकेले इस अलमीरा पे फोर्स लगाया तो इसने मोशन नहीं किया। ये क्या बात हुई सर? ये क्या बात हुई? मैं अकेले फोर्स लगा रहा हूं तो अलमारी मूव नहीं कर रही। अलमारी मूव नहीं कर रही, दैट मींस उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? आपने जो पढ़ाया मतलब वो फालतू की बात हो गई फिर, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली अगर आपने फोर्स लगाया और अगर ये मोशन नहीं कर रही, दैट मींस कोई आपके फोर्स को अपोज कर रहा है। कौन है वो? कौन है वो जो आपके इस अप्लाइड फोर्स का अपोज कर रहा है? तो भाई साहब, वो कोई नहीं है, वो है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन ही है जो आपके अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है। बेसिकली फ्रिक्शन जो होता है वो लगता है ग्राउंड और उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे के बीच में। ये कोई ऑब्जेक्ट है, जो अलमारी है, उस ऑब्जेक्ट के और ग्राउंड के बीच में लगता है कहीं पे फ्रिक्शन। और हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन, ग्राउंड और इस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगेगा। ठीक है, चलिए भाई और बातें बताता हूं इसके बारे में। जस्ट नॉर्मल एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने डेली टू डेली लाइफ में देखा होगा, तुमने सोफा शिफ्ट करोगे तो कुछ साउंड सुनाई देता है, तो वो सारी चीजें फ्रिक्शन की बदौलत है। वो सारी चीजें
फ्रिक्शन की बदौलत है। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते हो या स्लाइड करने की कोशिश करते हो तो इसका मोशन जो है रेजिस्ट होता है बाय अ बॉन्डिंग बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस। मैंने पहले भी कहा तुम लोगों से कि जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच लगता है। तो ये भी वही बात बोल रहे हैं कि क्या होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने की कोशिश करते हो तो इसके मोशन को कोई रोकने की कोशिश करता है। यही बोला है, motion is resisted by a bonding between the body and the surface. This resistance is called the friction. This resistance is called the friction. और कोई तुमसे बोले फ्रिक्शन क्या है तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन क्या रहेगा, एक फोर्स रहेगा। The force of friction is parallel to the surface. Point to be noted, force of friction जो है वो surface के parallel होगा and हमेशा वो opposite होगा to the direction of इंटेंडेड मोशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हो। देखो इस लाइन को हल्के में मत लेना, इस लाइन का बहुत गहराइयों में जाके मतलब निकालोगे तो पता चलेगा कि वो इंटेंडेड मोशन कौन सा वाला होता है। सॉरी, ठीक है। तो जो इंटेंडेड मोशन ये कह रहे हैं इनका मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इस, जैसे आपने सपोज करो इस अलमारी के ऊपर फोर्स लगाया, इस सोफा के ऊपर आपने फोर्स F लगाया, आपने इस सोफा पे फोर्स लगाया तो सोफा कहां जाना चाहेगा, इधर की तरफ। सोफे का इंटेंडेड मोशन यानी कि सोफा कहां जाना चाहता है, इधर की तरफ। देखो यहां पे रिलेटिव की कहानी लगाएंगे, थोड़ी सी रिलेटिव की कहानी लगाना। हमने बोला ये रही हमारा ग्राउंड या ये है हमारा सरफेस जिसके ऊपर आपने इसको रखा है। सरफेस को ऑब्जर्वर मान लो, सरफेस को ऑब्जर्वर मान लो, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में ये सोफा आगे जाएगा। सरफेस के रेस्पेक्ट में सरफेस इस सोफे को देख रहा है तो इसने देखा अच्छा तुझे आगे जाना है, यही हो रहा है ना। आपने फोर्स इधर लगाया, आपने फोर्स इधर लगाया तो सोफा इधर जाना चाहता है। सरफेस ने देखा अच्छा सोफा उधर जाना चाहता है, तो सरफेस क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। तो देखा आपका जो इंटेंडेड मोशन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स, और आई मस्ट से इट इज योर फ्रिक्शन। ठीक है, समझ आ गई बातें। तो हमेशा ध्यान रखना फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल है। क्या ऐसे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसा वाला फ्रिक्शन मत लगा देना किसी भी बॉडी पे, बोलो कि सर फ्रिक्शन जो है सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होता है। फ्रिक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल फोर्स होता है। हां, तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है। और फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में कब आएगा, जब कांटेक्ट होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट ही नहीं है तो कौन सा फ्रिक्शन। अगर ये सोफा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में नहीं होता तो क्या हमें इसको खिसकाने में जोर लगता, क्या नहीं लगता ना। इजीली हम इसको खिसका सकते थे, लेकिन हमें इस सोफा को शिफ्ट करने में जोर लगता है। दैट मींस ये इसके साथ कांटेक्ट में है और कांटेक्ट की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहां पे एक बात नोट करना, ड्यू टू कांटेक्ट, ड्यू टू कांटेक्ट मेरे पास अभी तक दो टाइप के फोर्स आ चुके हैं। पहला होता है नॉर्मल रिएक्शन, और आज मैंने दूसरा फोर्स भी पढ़ लिया, वो है फ्रिक्शन। सो कांटेक्ट की वजह से मेरे पास दो टाइप के फोर्स आते हैं, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, और फ्रिक्शन होता है पैरेलल टू सरफेस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है तो ये दो टाइप के फोर्सेस तो जरूर लगेंगे। बाकी अगर क्वेश्चन में बोल दे फ्रिक्शनलेस, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा नाम आ जाए फ्रिक्शनलेस, जैसा कि पिछले चैप्टर में तुमने कुछ क्वेश्चंस में देखा भी था, उसमें मेंशन किया है कि इट इज फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शनलेस होने का मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन नहीं है, वहां पे फ्रिक्शन जीरो है यहां पे। ठीक है, चलिए जी, तो ये बात तो क्लियर हो गई ना तुम लोगों को। तो इतनी सी बात है, पहले चाहो तो इसको नोट कर लीजिए। यहां पे फ्रिक्शन की डेफिनेशन दे दी है, मैंने बोला फ्रिक्शन भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन तभी आएगा जब दो बॉडीज में कांटेक्ट होगा।
एंड फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू द सरफेस होता है और डायरेक्शन जो होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन। तो सोफा की जगह एक बॉक्स बना लेना, डायग्राम को अगर इजी करना है तो एक बॉक्स बना लेना, इसके ऊपर फोर्स F लगा देना और यहां पे बोलना कि ये है डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन। ऐसे वाले डायग्राम बना लेना, डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन, और फ्रिक्शन को लगा देना इधर की तरफ। फ्रिक्शन को स्मॉल f से लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमेशा जो फ्रिक्शन होगा हम इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं हो अप्लाइड फोर्स के साथ में, ठीक है। तो यहां पे इसकी जगह चाहो तो ये डायग्राम बना लो और इसको नोट कर लो पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में और कहानी समझते हैं। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ तो आ रहा है ना। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि क्या कहां लगता है, कौन सी डायरेक्शन में लगता है? जो लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंटेंडेड मोशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन करने की कोशिश करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा देना। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज जो है डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन, ये कहां से ऑब्जर्व करोगे? ग्राउंड से ऑब्जर्व करना उसको, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन कहां से ऑब्जर्व करोगे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करेंगे, सरफेस के रेस्पेक्ट में इंटेंडेड डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन को डिफाइन करना, ठीक है। तो यह बात को ध्यान रखना, उसके हिसाब से फ्रिक्शन लगाना, फिर नहीं तो आगे जाके कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को। तो हमेशा ध्यान रखो सरफेस के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन लगता है, यानी कि पहले सरफेस देखेगा कि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, उसके बाद फ्रिक्शन लगाएगा वो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। हो गया वाला पार्ट नोट। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और कुछ किस्से। जैसा कि तुम्हें पता ही है, एक बॉल जब रोल करती है वो रुक जाती है। इससे पहले तुमने पढ़ा था ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जानते हो ना इसको? हमने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करता रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें जरूर आई होगी, नहीं आई तो आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हम जानते हैं कि अगर ये बॉल है और ये मोशन कर रही है तो इसका इनर्शिया ऑफ मोशन बोलता है कि आप भाई सब मोशन ही करते रहो, रेस्ट पे आने की जरूरत नहीं है। पर ये फिर भी बॉल रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। तो अब ये बॉल रेस्ट पे क्यों आई? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तुम देख रहे हो बॉल लुढ़क रही है, गोल गोल रोल कर रही है, ठीक है। सो भाई क्या हो रहा है, बॉल की यहां पे हो रही है रोलिंग, ठीक है, जिसमें रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों आ जाते हैं। तो बॉल हो रही है रोल, और जब रोल होती है तो जरा सरफेस पे से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखो। जो ये बॉल है आपकी वो रोल हो रही है, वो रोल हो रही है। रोल होने का मतलब वो गोल गोल भी घूम रही है, आगे भी जा रही है। तो जरा यहां पे देखो सरफेस के रेस्पेक्ट में, इस सरफेस को ये वाला जो पॉइंट है वो कहां जाता हुआ दिखेगा, सोच के देखना। अभी इस पार्ट में अगर मैं तुमसे पूछूं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा तो क्या डिफाइन करोगे? तुम्हें सरफेस के रेस्पेक्ट में देखना है कि मोशन कहां हो रहा है। बॉल आगे जा रही है, अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन साथ में गोल भी घूम रही है। तो अगर यहां पे कोई पॉइंट P ले लोगे, इधर पे अगर कोई पॉइंट P ले लोगे यहां पे, तो P सरफेस के रेस्पेक्ट में P कहां जाता हुआ दिखेगा? सर ये तो गोल गोल घूम रही है, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में P पीछे जाता हुआ दिखेगा। ऐसे घूम रही ना बॉल, गोल गोल रोल कर रही है, आगे तो जा रही है लेकिन साथ में रोटेशन भी कर रही है। रोटेशन की कहानी अभी आएगी, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा उसके लिए तुम लोगों को, बट थोड़ा बहुत ज्ञान तो जानते हो ना रोटेशन के बारे में, गोल गोल घूमना है ना। सो क्या होगा कि ये बॉल रोल करती है। रोल मतलब क्या है कि बॉल आगे भी जा रही है और रोटेशन भी कर रही है। ऐसे वाले मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ये जो वन डायमेंशनल मोशन है जिसमें बॉल आगे की तरफ जाती है, दैट्स कॉल्ड द ट्रांसलेशनल मोशन, और इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। और जो रोलिंग होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये अभी से ही बता रहा हूं सो दैट आगे चल के कोई ऐसा केस फंसेगा तो कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर ये कोई बॉल है और ये रोल कर रही है तो ये रोटेट भी कर रही है, आगे भी जा रही है। आगे जाने से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है रोटेट करने से।
सरफेस से अगर ये वाला पॉइंट देखूं, पॉइंट पी, तो ये बॉल रोटेट कर रही है, रोटेट करने के कारण ये सरफेस से ये वाला पॉइंट पी मुझे पीछे जाता हुआ दिखेगा, सरफेस को ये पॉइंट पी पीछे जाता हुआ दिखेगा, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में इसका मोशन पीछे की तरफ है, तो जब ये कांटेक्ट में आती है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगता है। तो यहां पे यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता था, वो जो लाइन था ना, डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन, उसका बहुत अच्छे से मतलब समझ जाना कि आपको सरफेस के रेस्पेक्ट में चेक करना है मोशन कहां हो रहा है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी बोल दोगे तुम लोग, बॉल आगे जा रही है तो ये मत बोलना। देखो कुछ लोग ऐसा करते हैं, गलती हो जाती है कि तुम्हें लिखेगा बॉल आगे जा रही है, तुम्हें लगेगा बॉल आगे जा रही है, तो वो लोग फ्रिक्शन पीछे लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, आपको देखना पड़ेगा कि जो वो पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा था, जो कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस के साथ में, वो पॉइंट कहां जा रहा है। ठीक है, अगर एक बॉक्स को स्लाइड करोगे, बॉक्स को अगर आप स्लाइड करते हो तो स्लाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरफेस के रेस्पेक्ट में ये बॉक्स आगे ही जाता हुआ दिखेगा। सरफेस के रेस्पेक्ट में ये बॉक्स आगे ही जाता हुआ दिखेगा, तो सरफेस इस पे पीछे फ्रिक्शन लगा देगा, क्योंकि इसका जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था हमने सरफेस से देखा तो वो भी उधर ही जाता हुआ दिखा। ये जो पार्ट कांटेक्ट में था, जो पार्ट यहां कांटेक्ट में था सरफेस को, वो आगे जाता हुआ दिखा। जो पार्ट यहां पे कांटेक्ट में था सरफेस के साथ, सरफेस को वो पार्ट आगे जाता हुआ दिखा, जिसकी वजह से उसने फ्रिक्शन पीछे लगा दी। बॉल के केस में जब भी रोलिंग होती है तो ध्यान रखना, रोलिंग के दौरान बॉल रोटेट कर रही है, आगे जा रही है नो डाउट, लेकिन रोटेट कर रही है। एंड वाइल रोटेटिंग, जब ये रोटेट कर रही थी तो तुम्हें वो पॉइंट चेक करना है जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। अगर वो पॉइंट पीछे की तरफ जाता है तो सरफेस फ्रिक्शन आगे लगाएगी, अगर वो पॉइंट आगे की तरफ जाता है तो सरफेस फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगी। तो ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो फ्रिक्शन होता है इन केस ऑफ रोटेशन, वो आगे की तरफ ही लगेगा। बॉल आगे जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट बॉल रोटेट कर रही है, उसकी वजह से फ्रिक्शन आगे लग रहा है। तो यहां पे हो गया। फिर कभी कभार क्वेश्चन आता है टायर का, है ना, एक टायर, कार का जो एक टायर है वो रोटेट कर रहा है, तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि भाई कार है और इसका तुम्हें फ्रिक्शन के बारे में बातें करनी है। तो पहली बात तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब कि इस कार में जो फ्रिक्शन लगा रहे हो वो कौन सी डायरेक्शन में लगा है। ये जो टायर है इस पे फ्रिक्शन कहां लगा है। अब कुछ बच्चे यहां पे गलती कर देंगे, बोलेंगे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा देते हो, बट याद रखो टायर है, टायर रोटेट करता है, टायर रोटेट करता है, तो रोटेट करने की वजह से ये पॉइंट उसको पीछे जाता हुआ दिखेगा, एंड हेंस इसकी वजह से क्या होगा, सरफेस को ये जो टायर है वो पीछे जाता हुआ दिखेगा, तो जिसकी वजह से सरफेस इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। तो ये वाली बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि फ्रिक्शन हमेशा आप उसी रेस्पेक्ट में देखो, किसके रेस्पेक्ट में देखोगे, सरफेस के रेस्पेक्ट में। फ्रिक्शन अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन देखना है तो आप हमेशा सरफेस के रेस्पेक्ट में देखोगे, उसके बाद चेक करोगे कि मोशन कहां हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना है, फ्रिक्शन लगा देना है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये आता है, क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो मना करना नहीं, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन तो मोशन प्रोवाइड भी कराता है। हां, फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सरफेस और इस पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा था, सरफेस के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी पीछे जाना चाह रहा था, है ना। तो यहां पे एक पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, लिख लेना इसको, दैट फ्रिक्शन opposes relative motion. Friction opposes relative motion. तो क्या वो सिर्फ मोशन को ही अपोज करेगा? नहीं सर, वो मोशन को अपोज नहीं करता है, वो तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो यहां पे सरफेस के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी पीछे जा रहा था, सरफेस और पॉइंट पी का रिलेटिव मोशन हो रहा था, सरफेस के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी पीछे जा रहा था, तो सरफेस ने इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगा दिया। नॉर्मल अगर आप स्लाइड करते हो तो वहां पे तो चल जाता है, लेकिन जब यहां पे रोटेशन आएगा तो ध्यान रखना, थोड़ा सा रोटेशन आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी बालक है, तुम्हें पता है स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड करने में सरफेस के रेस्पेक्ट में ये जो है वो आगे की तरफ जाएंगे, तो सरफेस इनके ऊपर फ्रिक्शन कहां लगाएगा, पीछे की तरफ लगा देगा। ठीक है,
सरफेस इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां लगाएगा, पीछे की तरफ लगाएगा। अब मैं तुमसे बोलूं कि कहां पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो तुम तो समझदार हो। मैं तुमसे पूछूं कि फ्रिक्शन ज्यादा कहां लगेगा तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, तुम झट से बता दोगे। तो डेफिनेटली सी बात है, जो फ्रिक्शन होगा वो एफ डैश बड़ा होगा एफ से। अब ये क्यों होता है ये भी मैं तुम्हें बताता हूं, ये क्यों हो रहा है इसके बारे में बताते हैं। वेल, यहां पे सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, जो भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहां पे बॉल ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये बॉक्स ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये कार के टायर्स ऑब्जेक्ट है, यहां पे लड़के के जो ये पैर है वो ऑब्जेक्ट है। तो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में ना एक सॉर्ट ऑफ अ बॉन्डिंग कह सकते हो आप लोग, ठीक है, वो होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन आता है। तो ये बॉन्डिंग के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उस पे कहानी टिकी हुई है आगे। एक और कैरेक्टरिस्टिक है जस्ट कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कहानी इस पे आके टिकी हुई है, ठीक है। तो अलग अलग सरफेसेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लगता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो अलग अलग होता है इसलिए, ठीक है। तो पहले तो अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी। सो ये वाला पार्ट नोट कर लो, पहले नोट करना है तो जल्दी से। बॉल का रोलिंग वाला केस जरूर नोट कर लेना, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन आता था अक्सर। फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, अभी बता देता हूं इसके बारे में भी, अभी बता दूंगा मैं तुम लोगों को। हो गया नोट कर लिया, चलो जी, बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट बता देता हूं कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा सिनेरियो जिसमें दो ब्लॉक्स है, अभी आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हमारे पास, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जस्ट समझ ले इस बात को। तो क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में लग रहा है फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर मैंने लगाया फोर्स एफ, इस बॉक्स के ऊपर मैंने लगा दिया फोर्स एफ। सो अब क्या होगा कि अगर इन दोनों बॉक्सेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, मैं इनको नाम दे देता हूं, ये बॉक्स ए हो जाएगा, नीचे वाला बॉक्स बी हो जाएगा, और अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। सर अगर इनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो ये ए वाला बॉक्स बी के साथ चला जाएगा। हां, आगे चल के मैं तुम्हें और चीजें बताऊंगा कि कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, आगे चल के पता चलेगा कुछ कंडीशंस होती है, बट अभी बस समझने के लिए समझा रहा हूं मैं इस चीज को कि अगर यहां पे फ्रिक्शन होगा तो ये बॉक्स ए और बी साथ में चलेंगे। तो देखा, अगर ये फ्रिक्शन ही नहीं होता तो ए बी के साथ नहीं जा पाता। अगर यहां पे फ्रिक्शन जीरो हो जाता तो बी आगे चला जाता, ए पीछे आता और ये फाइनली नीचे गिर जाता। ऐसे ही होता ना, अगर यहां पे फ्रिक्शन जीरो होता, अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो आप बी के ऊपर फोर्स लगाते, बी आगे चला जाता, ए फिसल के नीचे गिर जाता, है ना भाई। तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन यहां पे क्या हो रहा है कि अगर हमने फ्रिक्शन लगा दिया तो अब बी को हम आगे धक्का मारते हैं, तो बी आगे जा रहा है। इस बार सरफेस कौन बन गया, बी बन गया, ऑब्जेक्ट कौन बन गया, ए बन गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मैंने बी को आगे फोर्स लगाया तो ए पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ए के लिए हम बात करें एफबीडी की, तो ये रहा बी, ठीक है। बी के ऊपर आपने लगाया फोर्स एफ, तो बी आगे जाएगा। बी जब आगे जा रहा है तो उसको ए पीछे जाता हुआ दिखेगा। ध्यान से सुनना, हमने फोर्स एफ लगाया बॉक्स बी पे, तो बी आगे जा रहा है, तो बी जैसे आगे जाएगा उसको ए पीछे जाते हुआ दिखेगा। तो बी के रेस्पेक्ट में ए पीछे जा रहा है, बी के रेस्पेक्ट में ए पीछे जा रहा है, तो वो ए के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। यहां पे ए के ऊपर वो क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा यहां पे। ए के रेस्पेक्ट में बी आगे जा रहा था तो ए क्या करेगा, बी के ऊपर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा यहां पे। तो देखा, ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन है, ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन है वो इतना स्ट्रांग है कि वो ए को बी के साथ में लेके चल रहा है। तो क्या फ्रिक्शन ने मोशन को अपोज किया? नहीं। फ्रिक्शन ने मोशन को अपोज किया क्या? नहीं, बल्कि फ्रिक्शन तो ए को बी के साथ लेके जा रहा है। यही समझा रहा हूं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉक्स बी आगे चला जाता और ए पीछे की तरफ आता और नीचे गिर जाता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉक्स बी आगे चला जाता और ए पीछे आके यहां पे गिर जाता।
लेकिन यहां पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन ने भी ए के ऊपर एक फोर्स लगाया आगे की तरफ, दिख रहा है तुम लोगों को? फ्रिक्शन ने भी, फ्रिक्शन की वजह से ए के ऊपर भी एक फोर्स लगा आगे की तरफ, जिसके कारण ए वाला ब्लॉक बी के साथ अब आगे चलता है। तो एक बात ध्यान रखना कि फ्रिक्शन ने मोशन को तो प्रोवाइड किया, हियर फ्रिक्शन प्रोवाइड्स मोशन टू, ब्लॉक ए। ठीक है, तो फ्रिक्शन ने ब्लॉक ए को तो मोशन प्रोवाइड किया, बट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, बिटवीन ए एंड बी। तो बस यही समझाना है तुम्हें लोगों को। ठीक है, ए और बी के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको उसने अपोज किया। ए के रेस्पेक्ट में बी आगे जा रहा था या बी के रेस्पेक्ट में ए पीछे जा रहा था, तो देखो उसने इन दोनों के रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगा दिया। बी को लगा ए पीछे जा रहा है, तो ए पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लग गया, मोशन अपोज हो गया ना। ए को लगा बी आगे जा रहा है, तो ए ने बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया पीछे की तरफ। तो बी के रेस्पेक्ट में ए उसको पीछे जाता हुआ दिख रहा था, तो फ्रिक्शन आगे लगा दिया। ए को ये बी आगे जाता हुआ दिख रहा था, तो उसने फ्रिक्शन पीछे लगा दिया। तो रिलेटिव मोशन को अपोज किया है फ्रिक्शन ने, लेकिन उस फ्रिक्शन ने ए को बी के साथ मोशन भी प्रोवाइड करा दिया। बी के पास तो मोशन आना ही था क्योंकि बी के ऊपर तो आपने फोर्स लगाया है। लेकिन अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये ए पीछे आके नीचे गिर जाता। यही होता ना, ये ए जो है पीछे आके नीचे गिर जाता। लेकिन यहां पे हुआ क्या, ए जो है बी के साथ चल रहा है। अब पॉइंट यह है कि यार ए और बी साथ में कैसे चल रहे हैं, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन ने क्या किया, ए और बी के रिलेटिव मोशन को अपोज करा। ए और बी के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा था उसको रोका और बोला कि ए बी के साथ चलेगा। तो इस फ्रिक्शन ने ए को मोशन प्रोवाइड किया, लेकिन ए और बी के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज किया। तो इसीलिए कोई पूछे क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो उसको बोलना नहीं, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन जो है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे ये डायग्राम बना लेना, फ्रिक्शन की डायरेक्शंस डिफाइन कर देना, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख देता हूं मैं इसमें। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहां पे मोशन हो रहा था, मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इधर, एंड ये मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी को ए पीछे जाता हुआ दिख रहा था, ए को बी आगे जाता हुआ दिख रहा था, उसके हिसाब से इन्होंने फ्रिक्शन लगाया। तो ये वाला पार्ट नोट कर लो यार, इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई बातें, क्लियर है ना सब कुछ? बढ़े आगे, अब आगे आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन के बारे में जब इतनी बातें जान ली है, तो ये भी तो जान लो फ्रिक्शन लग किसकी वजह से रहा है। तो देखते हैं क्या चीजें हमें और पढ़नी है। द रीजन ऑफ द फ्रिक्शन, और आई मस्ट से इट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। देखो भाई, यहां पे दो टाइप की थ्योरीज बनी थी। पहले के लोग बोलते थे कि भाई इंटरलॉकिंग होती है, फिर लोगों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पता चला, तो थोड़ा और वो एडवांस हो गए, उन्होंने बोला यार यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो रही बेसिकली। ठीक है, तो देखो भाई, पहले के जमाने में ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, तो उन लोगों की थॉट ये थी कि कोई भी सरफेस जब होता है, तो उस सरफेस को अगर आप जूम करके देखोगे, कोई भी सरफेस को अगर आप जूम करके देखोगे, सो यू विल फाइंड कि यहां पे जो सरफेसेस होती है वो इररेगुलर है। ठीक है, ये क्या है, इररेगुलर सरफेसेस, इररेगुलर सरफेस। तो पहले के जमाने में लोगों को इतना तो पता था कि जो सरफेसेस है वो इररेगुलर। दो टाइप के थॉट्स आए थे। ठीक है, तो बोला गया कि भाई ये जो सरफेसेस है वो इररेगुलर है, तो क्या होता है, ये बॉक्स और इस सरफेस की इररेगुलरिटी की वजह से इनमें होती है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग की कहानी क्या है, अपनी उंगलियां ऐसे बना लो, ये ऊपर वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, यहां पे ऐसे पड़ा हुआ है। अब जैसे ही आप यहां पे इसको खिसकाओगे, यहां पे हो जाएगी लॉकिंग। हो गई लॉकिंग, दिख रही है तुम लोगों को? अब इसको आप कितना भी मूव करो, ये लॉकिंग नहीं टूट रही। अब बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो लॉकिंग टूटती है फिर। तो समझो, इन्होंने भी कहा ये इररेगुलरिटीज में होती है इंटरलॉकिंग।
यहां पे क्या हो जाएगी, इंटरलॉकिंग हो जाएगी, जैसे कि यहां पे और इधर देखो और इधर देखो और इधर देखो, तो यहां पे हो रही है इंटरलॉकिंग। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग, अब मैं अगर इस बॉक्स को आगे की तरफ फोर्स लगाऊं F, तो ये मुझसे अकेले का नहीं काम है, ठीक है, मैं अकेले ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए मेरा फोर्स काफी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो क्या हुआ, इस बॉक्स और सरफेस के इरेगुलरिटीज की वजह से इनके सरफेसेस में हो गया इंटरलॉकिंग, और जैसे ही इंटरलॉकिंग हुआ, अब ये मेरे अकेले की बात नहीं है कि मैं इसको मूव कर पाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए। सो मैंने फोर्स लगाया बहुत ज्यादा। अब ज्यादा फोर्स लगाने से ये इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती थी, ठीक है। तो जब आप फोर्स लगाते थे तो क्या होता था, ये इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से बॉक्स आगे मूव करता था फिर। तो ये वाली बात थी भाई, पहले के लोगों की थॉट थी, ठीक है। फिर समय बदला, थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के बारे में जानने लगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कहानी सामने आने लगी। फिर थोड़ा एक और नया मॉडर्न विचार आया, जिन्होंने कहा कि भाई साहब इंटरलॉकिंग ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर और भी चीजें हैं जो यहां लग सकती है, अपार्ट फ्रॉम द इंटरलॉकिंग और भी तो कुछ बातें हैं जो हो रही है यहां पे। तो उन्होंने बोला भैया ये रहा तुम्हारा ऊपर जो है ये सरफेस नंबर 1, ये है सरफेस नंबर 2, और ये है सरफेस 1 और 2 के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स में देखो तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स बोलो, एटम्स बोलो, ठीक है, जो भी है, तुम तो केमिस्ट्री वाले हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच लगता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो दो सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच लगता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहां पे फ्रिक्शन को भी कह सकते हो आप लोग कि फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। तो दो टाइप के थॉट थे फ्रिक्शन को लेके। पहला थॉट बोलता है कि भाई साहब सरफेस जो होती है वो इर्रेगुलर होती है, इस इरेगुलर सरफेस में हो जाती है इंटरलॉकिंग। अब इंटरलॉकिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि अपने फिंगर्स को ऐसे कर लो, ऐसे फोल्ड करके यहां पे करके देख लो, तो जैसे फिंगर्स को आप बीच में फंसाओगे तो ये इंटरलॉकिंग हो जाएगा। अब इंटरलॉकिंग के बाद इसको कितना भी मूव कर लो, आप नहीं मूव करा पाओगे, लेकिन एक जबरदस्त वाला जोर से फोर्स लगा दो तो टूट जाती है इंटरलॉकिंग। तो ये वो वाली बात थी, ठीक है। फिर दूसरा थॉट आया कि भाई दो सरफेसेस है, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, उन दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जब आप ऊपर वाले सरफेस को मूव कराने की कोशिश करते हो तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स को क्या कर देते हैं, अपोज कर देते हैं। यहां पे भी क्या हो रहा था, ये इंटरलॉकिंग हमारे अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रही थी, तो यहां पे भी हो रहा है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे अप्लाइड फोर्स को अपोज कर देते हैं, और इसी को तो हम क्या बोल रहे थे, फ्रिक्शन बोल रहे थे। तो जैसे सरफेस आगे जाएगा, तो सपोज करो ये सरफेस ऊपर वाला थोड़ा सा आगे गया, तो क्या होगा, इस पे फोर्स ऐसे लग जाएगा, यहां पे थोड़ा और आगे जाओ, ऐसे फोर्स डिफाइन हो जाएंगे, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन लग जाता है यहां पे फिर, ठीक है। सो यही चीज समझानी है बस तुम लोगों को, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन कोई खास पूछता नहीं है, बट हाँ ठीक है, नॉलेज के लिए तुम्हें बताना जरूरी है, ओके। तो फ्रिक्शन की क्या क्या वजह हो सकती है, इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलर सरफेसेस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इन दोनों वजहों से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आता है, ओके। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई सरफेस जो है वो फ्रिक्शन आता है सरफेस में, ऐसा क्यों होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। अब देखो सरफेस को अगर आपने स्मूथ कर दिया, सरफेस को अगर आपने यहां पे स्मूथ कर दिया, सो इन दैट केस डेफिनेटली बात है ये इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी, सही है ना। अगर आपने सरफेस को स्मूथ कर दिया तो ये सरफेस अब इरेगुलर नहीं होती है, अब वो स्ट्रेट हो जाती है। तो देखो अब बताओ कोई इंटरलॉकिंग हो रहा है क्या, क्या कोई इंटरलॉकिंग है क्या अब यहां पे, नो इंटरलॉकिंग। और अगर कोई इंटरलॉकिंग ही नहीं है तो काहे का फ्रिक्शन, दैट मींस नो फ्रिक्शन। तो यही बात समझा रहे, ठीक है। सो अगर कोई इंटरलॉकिंग ही नहीं होगी तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं स्मूथ सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता है।
ये वाली बात भी समझ लो यहां से, अगर सरफेस को ज्यादा ही स्मूथ कर दिया, देखो क्या होता है बेसिकली, तुम देख रहे हो जहां जहां से इंटरलॉकिंग की कॉन्सेप्ट यहां पे भी चल रहा है अभी भी, जहां जहां से दोनों बॉडीज का सरफेसेस, जहां जहां से दोनों सरफेसेस पास में आए वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, जहां जहां पे ये दूर है वहां के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है ना। तो हम एक काम करते हैं ना, ये जो सरफेसेस पास में आ रही है, इंटरलॉकिंग के कॉन्सेप्ट चल रहा है यहां पे भी, यहां पे कौन से इंटरलॉकिंग नहीं हो रही है, इंटरलॉकिंग यहां पे भी है, लेकिन तुम कुछ पॉइंट देख रहे हो जहां पे ये सरफेसेस बिल्कुल एकदम पास में है, ऐसे पॉइंट्स पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हम ऐसे सरफेस को बनाते ही नहीं है ना, तो इसलिए हम सरफेस को स्मूथ कर देते हैं। स्मूथ करने से क्या होगा, अब ये एक दूसरे के पास नहीं होंगे ज्यादा, और एक दूसरे के पास ज्यादा नहीं होंगे, तो इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो अब ये सरफेसेस एक दूसरे के पास नहीं है, तो इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये देखो, ये दूर थे ना, ये दोनों मॉलिक्यूल्स दूर थे ना, इनका वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये पास में है, ये पास में है, ये पास में है, ये तो बिल्कुल स्ट्रांग वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा देंगे लोग, ठीक है। इसलिए सरफेस को स्मूथ करने से आपका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब आप सरफेस को स्मूथ करोगे तो ये इरेगुलर सरफेस नहीं बनेगी, अब वो एक रेगुलर सरफेस बन जाएगी। रेगुलर सरफेस के अंदर कोई इंटरलॉकिंग नहीं होती है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। रेगुलर सरफेसेस में क्योंकि कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, तो ये सरफेसेस एक दूसरे के बहुत पास में नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं, दोनों के तरीके बता रहा हूं कि यहां पे फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया आपने, सरफेस को रेगुलर बना दिया, और जैसे ही तुम्हारी सरफेस रेगुलर बनी, अभी देखा ये आड़ी टेढ़ी है, इररेगुलर सरफेस है अभी, ये अभी कैसी ये इररेगुलर सरफेस है, अभी ये इररेगुलर सरफेस है, लेकिन जैसे आपने इसको रेगुलर कर दिया तो अब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो डिफाइंड हो चुका है। अब इनके बीच में इतनी ज्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, तो इसको तोड़ना बहुत आसान है हमारे लिए, ठीक है। तो भाई ये है कुछ बातें कॉज ऑफ द फ्रिक्शन की, एक बार इसको नोट करना चाहो तो कर लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी समझ तो आ रहा है ना फ्रिक्शन क्या है, ऐसा तो नहीं ना तुम्हारे दिमाग के ऊपर से सारी बातें जा रही है। कुछ बच्चों के साथ सीन होता है ऐसा वाला, है ना, कि ये जो सर का ज्ञान आता है वो ऐसे ऊपर से चला जाता है, तो तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं है ना ही तुम्हारे साथ ऐसा है ना। कुछ बच्चों का होता है कि दिमाग में बातें जाती है लेकिन वो निकाल देते हैं सारी बातें फिर से बाद में, तो ऐसा भी नहीं है तुम्हारे साथ। हाँ, तो हमारे साथ जो बातें जानी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे दिमाग में जाए और यहीं पे आके फिट हो जाए, ठीक है। तो हमारे साथ पहले दो केसेस तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत बात है। इस केस में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, तुम्हारे डाउट्स वगैरह कुछ आएंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखो, क्लियर करेंगे। ये वाला केस मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें जा रही है लेकिन तुम उसको निकाल देते हो। रिवाइज करा करो फटाफट से, साथ साथ रिवाइज भी किया करो, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। जो भी बातें बता रहा हूं दिमाग के अंदर रह रही है ना, वो बातें बाहर मत निकालना यार उसको, ठीक है। भूल जाते हो तो रिवाइज करो, बार बार भूल जाते हो तो रिवाइज करो, और अगर सारा ज्ञान ऊपर से जा रहा है तो जरा बताओ, थोड़ा और एग्जाम्पल्स लेके चीजों को समझा देंगे फिर, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में लिखा करो ऐसी बातें, जो भी अगर डाउट आता है तो उसको जरूर मेंशन किया करो वहां पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन की कुछ टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है भाई। सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हमारे पास तीन जगह पे फ्रिक्शन आता है, एक तो होता है ड्राई फ्रिक्शन, एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, और एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन बेसिकली दो सरफेसेस के बीच में लगता है, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। जो ड्राई सरफेसेस होते हैं उनके बीच में लगता है ये। सो ड्राई फ्रिक्शन बेसिकली ड्राई सरफेसेस के बीच लगता है। सो हमारे पास है ड्राई सरफेस, उनके बीच में लगने वाला ड्राई फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन एज बाय द नेम फ्लूइड, यानी कि लिक्विड में ये वाला लगेगा, इवन एयर में भी लगता है बट उसको हम इतना कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। लिक्विड और एयर दोनों का जो फ्रिक्शन होता है दैट्स कॉल्ड द फ्लूइड फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की कहानी है। इसके बारे में बहुत आगे जाके लास्ट में एक चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स नाम से एक चैप्टर आएगा, वहां पे इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम पूरा फोकस करेंगे ड्राई फ्रिक्शन पे। ड्राई फ्रिक्शन फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन और द काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के फ्रिक्शन होंगे। अब एक और नाम इसमें बीच में घुसता है, दैट्स कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक और नाम यहां पे बीच में इंट्रोड्यूस होता है, दैट्स कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या एक्चुअली, वो भी बताऊंगा।
बट अभी बस नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एक नया नाम इसमें और ऐड कर लेना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है उसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतनी समझो बातें, और जैसे टाइम आएगा मैं क्लियर भी कर दूंगा। तो अगर ऐसा कुछ तुम्हें भी बनाना है तो बना सकते हो। फ्लूइड फ्रिक्शन लिक्विड और एयर में लगता है। इंटरनल फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि ये पेन है और मैं अगर इसको तोड़ने की कोशिश करूं या इसको मैं ऐसे गोल गोल घुमा के तोड़ने की कोशिश करूं, ट्विस्ट करने की कोशिश करूं, तो ये नहीं होता है। वो क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के मूव करने की कोशिश करते हो, जब किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के मूव करने की कोशिश करते हो, तो फ्रिक्शन आपके अप्लाइड फोर्स को मना कर देता है ना। यही होता है ना, आपने फोर्स लगाया और फ्रिक्शन उधर से क्या बोलता है ना, नहीं तुम्हारा फोर्स नहीं चलेगा, और लोगों को लेके आओ साथ में। तो ऐसे ही क्या होता है, यहां पे इंटरनल फ्रिक्शन में भी होता है। जब मैं इसको यहां से ऐसे तोड़ने की कोशिश करता हूं, तो ऐसे ट्विस्ट करने की कोशिश करा, तो इसका इंटरनल फ्रिक्शन बोलता है तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी और को लेके आओ साथ में, ठीक है। तो इसके बारे में आगे एक चैप्टर आएगा, अच्छे से समझेंगे उसमें भी, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से एक चैप्टर है, वहां पे थोड़ा शेयर श्योर के बारे में समझाऊंगा तुम्हें, स्ट्रेस वगैरह क्या होता है उसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में लिक्विड के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, तो वहां पे मैं तुम्हें फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा। विस्कोसिटी नाम सुना होगा, वो विस्कस फोर्स होते हैं यहां पे, ठीक है। ड्राई फ्रिक्शन मोस्ट फोकस वाला पार्ट है, बिकॉज इस चैप्टर में हम इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां पे ड्राई फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, दैट्स कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे सब कुछ बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट तो नोट कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ड्राई फ्रिक्शन में सबसे पहला पार्ट विच इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो भाई साहब, स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी कब लगती है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के मूव करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आपसे वो मूव नहीं होता है। अगर आपने जमाने भर का फोर्स लगा दिया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब आपकी अकेली की बात कर रहा हूं मैं, अभी किसी को बुला के मत लेके आना फोर्स लगाने के लिए, आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, फिर भी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इस टाइम पे जो फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा एक रुके हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, और ये वो फ्रिक्शन है जो किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ही रहने के लिए बोलता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ बातें हैं, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है कि तुम देख रहे हो कि मैंने कितना भी फोर्स लगा लूं, कितना भी फोर्स लगा लूं, ये बॉक्स मूव नहीं हो रहा है, यानी कि इस बॉक्स के ऊपर एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि मेरे अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर देता है। इस बॉक्स के ऊपर एक ऐसा फ्रिक्शन लग रहा है जो कि मेरे अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर देता है, समझ लो, तभी तो बॉक्स मूव नहीं किया। नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या कि तुम फोर्स लगाओ और बॉडी मोशन ना करे? अरे भाई साहब, बॉडी के मोशन के लिए तो फोर्स एक तरह का, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अरे मैं भूल गया यार। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन कराने के लिए बॉडी के ऊपर फोर्स तो एक उसकी तरह होता है भाई, क्या बोलते हैं, जिसकी नेसेसिटी होती है बहुत ज्यादा, मैं नाम भूल गया है ना। सो अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तो वो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। तो भाई बॉडी को मोशन प्रोवाइड कराने के लिए फोर्स तो नेसेसरी है, मतलब इतनी जरूरत है फोर्स की कि फोर्स नहीं होगा तो भूल जाओ। अब यहां बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, तब से थक गया होगा बेचारा फोर्स लगा लगा के, फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रही, ठीक है। इतना ज्यादा फोर्स लगा चुका है बेचारा, फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रही, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन इस बॉडी के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन जो है वो आपके अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर देता है। इसलिए बोल रहा हूं, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब यह है कि मान लीजिए पहले आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लीजिए आपने पहले धीरे से फोर्स लगाया, तुमने सोचा है बॉडी बॉक्स ही तो है, मूव कर रहा है ना, लो फोर्स लगा दिया। हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉक्स मूव नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द रीजन जैसे ही मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, जैसे मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी 1 न्यूटन की लग गया। स्टैटिक फ्रिक्शन जो था वो भी 1 न्यूटन का लग गया। तो यहां से 1 न्यूटन ऐसे लग रहा है, यहां से 1 न्यूटन ऐसे लग रहा है, बॉक्स कहां मूव करेगा? मैंने बोला अच्छा ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स काफी नहीं है, ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूं 2 न्यूटन का फोर्स। तो मैंने लगा दिया 2 न्यूटन का फोर्स। तो जैसे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू चेंज कर ली खुद से। तभी बोल रहा हूं
फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू खुद से चेंज कर ली और अब उसने अपनी वैल्यू बना ली है 2 न्यूटन। देखा, अब तुमने बोला यार ये क्या 2 न्यूटन भी काफी नहीं है, जरा और जोर लगा, तो ये 3 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, अब मैंने फोर्स लगाया 3 न्यूटन का। तो भाई साहब इस फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू वैसे चेंज कर ली और इसने अपनी वैल्यू कर ली अब 3 न्यूटन। मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अपनी वैल्यू को खुद ही एडजस्ट करता रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को खुद ही एडजस्ट करता रहता है। पहले 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का लग गया, फिर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन का लग गया, फिर मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन का लग गया। यानी कि जो फ्रिक्शन है वो अपनी वैल्यू खुद ब खुद चेंज करता जा रहा है। इसलिए बोला है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट ये है कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन हैज अ लिमिट, है ना, जिसको कि कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, हैज अ लिमिट known as limiting friction, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना कि सर अगर ऐसा हुआ कि मैं जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का लगा रहा है, मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ने भी 2 न्यूटन का लगा दिया, मैं 3 न्यूटन लगाता हूं तो इसने भी 3 न्यूटन लगाया, ऐसे तो ये बॉक्स कभी मूव ही नहीं करेगा, ऐसे तो ये बॉक्स कभी मूव ही नहीं करेगा। तो इसको मूव कैसे कराएं फिर? तो हमने बोला कि भाई घबराओ मत, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसकी एक लिमिट होती है। अगर ऐसी ही बात होती तो ये बॉक्स कभी मूव ही नहीं करता, लेकिन ये बॉक्स मूव करेगा क्योंकि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी एक लिमिट होती है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को FL से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन को FL से रिप्रेजेंट करेंगे एंड द फॉर्मूला कैन बी रिटन एज μSn। देखो अभी समझ जाओगे, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा है ना, बस अभी बता दूंगा। तो क्या होता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी कुछ वैल्यू होती है और अगर आपने जो फोर्स लगाया है वो बड़ा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो वो बॉक्स अब डेफिनेटली मूव करने लग जाएगा। मान लीजिए इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 न्यूटन है, मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिट है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिट है वो 3 न्यूटन की है। अब अगर आपने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये बॉक्स आगे मोशन करने लग जाएगा। अगर अब आपने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये बॉक्स आगे मोशन करेगा, बिकॉज आपका अप्लाइड फोर्स उसके लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा है। मान लीजिए इसकी लिमिट आ चुकी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है और मान लो इसका लिमिट 3 न्यूटन का है और अगर अब आपने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये 3 न्यूटन का जो फ्रिक्शन है उसको आपने ओवरकम कर दिया, 3 न्यूटन के फ्रिक्शन को आपने ओवरकम कर दिया, इस केस में बॉक्स मूव कर जाता है। तो मैं यही बोल रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है जिसको कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एंड इफ वी अप्लाइड फोर्स, एंड इफ वी अप्लाई फोर्स, वी अप्लाई फोर्स greater than the limiting friction, then body will move, then body will move। और अगर आपने जो फोर्स लगाया वो अप्लाइड जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे कम होगा तो ये बॉडी कभी मूव नहीं करेगी। यही वजह है कि जब तुम अकेले एक भारी अलमारी को शिफ्ट करने की कोशिश करते हो तो तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन जब अपने भैया को साथ में बुला लेते हो और उसके साथ उस अलमारी को शिफ्ट करते हो तो वो इजीली हो जाती है। समझे बात को? क्लियर है सबको? नोट कर लो इसको। चलिए भाई, कर लिया नोट? समझ आई ना स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसा फ्रिक्शन है जो कि अपने आप ही अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है। तो भाई तुम जितना भी फोर्स लगाओ उसके हिसाब से वो अपनी वैल्यू एडजस्ट करता रहता है, तो इसके हिसाब से तो कभी बॉडी को मोशन ही नहीं करना चाहिए था। बट रुको, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है और अगर आपने वो फोर्स उसकी लिमिट से ज्यादा लगा दिया तो वो बॉडी मूव करेगा। फिर क्लियर है ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई समस्या तो नहीं ना? बढ़ सकते हैं आगे? आ जाओ जी। सो आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ चंद बातें हैं, देख लो फटाफट से। वैसे तो मैं सारी बातें बता चुका हूं बट फिर भी जस्ट फॉर द नोट्स के लिए। द फ्रिक्शन फोर्स इज इफेक्टिव बिफोर द रिलेटिव मोशन बिगन। ठीक है, तो ये कब लगेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इतनी देर से वो अंकल बॉक्स को धक्का मार रहे थे तो तुम्हें ये बात तो पता चल चुकी है कि वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कब एप्लीकेबल होगा? जब कोई बॉडी रेस्ट पे है।
बिटवीन द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग, जो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वो अपनी वैल्यू को खुद ही चेंज कर लेते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स होगा। ये भी मैं बता चुका हूं कि अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो भी 1 न्यूटन का लगाएगा, 2 न्यूटन का लगाया तो वो भी 2 न्यूटन का लगाएगा। यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो आपके एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के बराबर है। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये भी तुम्हें पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। तो ये सारी बातें नोट्स के लिए अगर तुम नोट करना चाहो तो कर लो, बाकी सारी बातें बता चुका हूं मैं। अब हम आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो पहला पॉइंट तो यहां पे लिख लीजिए, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसके बाद, समझो, यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसके बाद अब बॉडी मोशन करना शुरू कर देगी। तो अगर आपने कोई भी फोर्स लगाया विच इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बॉडी यहां पे मोशन करना लग जाएगी। ये बात भी तुम्हें पता ही है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो बिफोर द लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या चलता है? स्टैटिक फ्रिक्शन चलता है। आफ्टर द लिमिटिंग फ्रिक्शन चलता है काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी आ जाएंगे इसके बाद। तो तुमने एक बात देखी है कि एक बार हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करें तो जब वो रेस्ट पे होता है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और एक बार अगर वो चल जाए तो इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता है फिर, है ना। तो क्या होता है बेसिकली कि जब हम किसी अलमारी को या किसी सोफा को खिसकाते हैं तो पहले तो वो रेस्ट पे होता है, तो उसको रेस्ट से मोशन तक ले जाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। और एक बार अगर वो मोशन करने लग जाए तो फिर तुम उसको नॉर्मली भी खिसका सकते हो। ये चीज कभी फील की है तुम लोगों ने? मैंने तो फील की है। इस बार अगर तुम्हें मौका मिले कभी भी तो उसको ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मोशन प्रोवाइड कराने के लिए जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो ज्यादा होगा। रेस्ट से मोशन तक लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो रेस्ट से मोशन तक लाने के लिए मुझे इस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बार, बस अगर एक बार ये मोशन में आ गया तो फिर मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो कम भी हो तो चलेगा, ठीक है। ये पता है कौन सी वाली बात है? तुम्हें एक बार स्टार्टिंग में मोटिवेट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। एक बार तुम लोग मोटिवेट हो गए, एक बार तुम लोग मोशन में आ गए तो फिर हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। फिर मैं बस बोलूंगा ना कि तुम्हें ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो तुम कर लोगे खुद से, ठीक है। तो ये वो वाली बात है, समझो ना बात को तुम लोग। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन पे लाना है तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लोग आते हो 10th से 11th में तो डेफिनेटली तुम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, तुम्हें बोलना पड़ता है पढ़ाई करो यार, जेई बहुत टफ है, जेई में ऐसा होगा, जेई में वैसा होगा। फिर जेई को अगर क्रैक करोगे तो अच्छे एक आईआईटी मिल जाएगा, एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। तो ये सारे मोटिवेशन हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। एक बार अगर तुम्हें वो मोशन मिल गया, एक बार अगर तुम्हें वो मोटिवेशन मिल जाएगा तो फिर मैं अपना फोर्स कम कर लूंगा। फिर मैं तुम्हें बोलूंगा कि देखो पढ़ाई करो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इससे तुम्हें फायदा मिलेगा। तो तुम खुद वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यहां पे भी वही बात है कि आपको स्टार्टिंग में रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और एक बार अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाए तो उसके बाद थोड़ा फोर्स कम कर लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी मूव करती रहेगी। तब भी मौका मिले तो ट्राई जरूर करना, घर पे थोड़ा भारी ऑब्जेक्ट को खिसकाने की कोशिश करना। जैसे अलमारी होगी, भारी होती है ना वो, या फिर बेड हो गया, या फिर तुम्हारा सोफा होता है, भारी होते हैं, इनको मूव करने की कोशिश करना थोड़ा एक बार। ऐसा मत बोलना कि ये प्लास्टिक की कुर्सी तुम खिसका रहे हो, ठीक है। प्लास्टिक चेयर से मत करना, वो क्योंकि हल्की होती है, उसमें नहीं फील आएगा इतना। हाँ, अगर तुम कोई भारी ऑब्जेक्ट के साथ करोगे तो डेफिनेटली इसका फील आएगा तुम्हें, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखना। तो ये वही वाली बात है, क्योंकि अगर आप रेस्ट से मोशन में लेके जा रहे हो यानी कि आप इसको एक फोर्स लगाओगे जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। समझो, तुम्हें एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से या तो बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, तो ही जाके आप बॉडी को मोशन प्रोवाइड करा सकते हो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, अभी तक जितने भी फ्रिक्शन आप पढ़ रहे हो उनमें से सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू वाला होता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है जो सबसे बड़ा है, भले वो स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, इन सबसे बड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू वाला होता है।
मैक्सिमम वैल्यू वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बार आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया और एक बार बॉडी अगर मोशन में आ गई तो आप अपना फोर्स अब कम कर सकते हो, तो भी बॉडी मोशन करेगी। इसके कुछ पॉइंट्स है वो मैं लिखवा देता हूं, अभी आगे बढ़ते हैं। बट आई थिंक अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन की कहानी तो क्लियर हुई ना तुम लोगों को। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए बस इतनी सी बात याद रखो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगेगा? जब कोई भी बॉडी बस चलने ही वाली है। पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, फिर तुम जोर से फोर्स लगाते हो तो जस्ट चलने वाली होती है बॉडी, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है दैट्स कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि बॉडी जस्ट मूव वाली का जो कंडीशन होगा, ठीक है, जस्ट मोशन वाला जो कंडीशन होगा, वहां पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा? लिमिटिंग। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो कौन सा आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। रेस्ट पे कौन सा फ्रिक्शन आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। रेस्ट से जस्ट मोशन में जाने वाला है, कौन आएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रेस्ट पे होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, रेस्ट से जस्ट मोशन में जाने वाला होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वो वाला टाइम है जब वो रेस्ट छोड़ के बस जाने ही वाला है मोशन में। ये वो वाला टाइम है जब वो रेस्ट वाली पोजीशन को छोड़ के मोशन वाली पोजीशन में आने ही वाला है, जस्ट अभी आ जाएगा मोशन वाली पोजीशन में। दैट्स कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। और अगर एक बार बॉडी मोशन में आ जाए तो यहां लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन और द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी बढ़ाएंगे इसके बारे में तुम लोगों को। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। रेस्ट से जैसे ही मोशन में आता है लगता है उस टाइम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और मोशन में आने के बाद जो फ्रिक्शन होता है दैट्स कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये 3 टाइप के फ्रिक्शन है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। स्टैटिक क्लियर हो चुका है, लिमिटिंग अभी क्लियर करवा देता हूं। नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन को कोई मतलब नहीं है, वो अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है। बाकी हां, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। कर लिया ना नोट ये वाला पार्ट? सो भाई देख लो फटाफट से लिमिटिंग फ्रिक्शन की कुछ चंद बातें। जो मैग्नीट्यूड होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। यहां से मैं तुम्हें फ्रिक्शन का फॉर्मूला देने वाला हूं, ठीक है। सो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स के। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। अभी याद है फॉर्मूला लिखा था मैंने, म्यू एन, ये वही है म्यू एन करके जो फॉर्मूला लिखा था। नॉर्मल क्या होता है कि जब कोई भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में लगता है नॉर्मल फोर्स। जैसे कि ये हमारा एक ब्लॉक है और ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, इसका मास m है, तो भाई साहब सीधी सी बात है, इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा mg, बदले में सरफेस इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल। तो जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जितना ज्यादा नॉर्मल उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों? क्योंकि नॉर्मल आपका कहीं ना कहीं mg के बराबर है। जो नॉर्मल है वो कहीं ना कहीं mg के बराबर है, यानी जितना भारी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा फ्रिक्शन। समझ रहे हो ना? देखो नॉर्मल जो है वो mg के बराबर लिखते हो क्योंकि यहां पे ये mg अलग है, एक्चुअली mg वाला अलग है, एक होता है जो ग्रेविटी लगती है इसके ऊपर, ठीक है। बॉक्स के ऊपर mg फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो सरफेस को नीचे एक फोर्स लगाता है f, वो भी mg के बराबर होता है, तो सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल लगा देता है। और ये जो नॉर्मल होता है वो इस ग्रेविटी के बराबर mg के बराबर होता है। तो ये जो नॉर्मल है आपका, ये ग्रेविटी mg के बराबर किया बिकॉज दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ये m वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लग रहा है, m वाले ऑब्जेक्ट पे mg लग रहा है। नीचे ये जो f फोर्स है वो सरफेस के ऊपर लग रहा है, f वाला फोर्स सरफेस पे लग रहा है, बॉक्स के ऊपर mg और नॉर्मल लगता है। तो आपने बोला n बराबर mg होगा, n बराबर mg है तो भाई साहब सीधी सी बात है, जिसका मास ज्यादा उसके लिए नॉर्मल की वैल्यू भी ज्यादा और अल्टीमेटली उसका फ्रिक्शन भी ज्यादा। तभी तो तुम किसी भी हल्की चेयर को इजीली शिफ्ट कर लेते हो, लेकिन भारी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। बिकॉज मास जिसका ज्यादा होगा उसका नॉर्मल ज्यादा होगा, उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे क्या बोलेंगे? The magnitude of limiting force है between the bodies in contact is directly proportional to the normal reaction between them। दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उसके प्रोपोर्शनल है ये। डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग। देखा ये जो पॉइंट है ना वर्ज ऑफ मूविंग, ये जो पॉइंट है वर्ज ऑफ मूविंग, इसका मतलब ही यही है कि वो चलने वाला है, अभी चला नहीं है, रेस्ट से मोशन में जाने वाला है।
तो वर्ज ऑफ मूविंग का मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट से जस्ट मोशन में जाने वाला है, रेस्ट से जस्ट मोशन में जाने वाला है, रेस्ट से जस्ट मोशन में जाने वाला है। ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। कैसे डिपेंड करता है आओ मैं बता देता हूं। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू जो होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ये क्या होता है? मटेरियल डिपेंडेंट होता है, यानी कि डिपेंड करेगा मटेरियल पे कि भाई वो ऑब्जेक्ट कैसा है, यानी कि सरफेस और इस एम वाले ब्लॉक के बीच का जो मटेरियल है वो किस टाइप का है। तो देखा, इट डिपेंड्स, यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है मटेरियल बिटवीन द सरफेसेस। ठीक है, यानी कि इस सरफेस और बॉक्स का जो मटेरियल है वो कैसा है, उस पे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। इसकी वैल्यू मोर देन अदर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, ये बात तो मैं बता चुका हूं। मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती है, उससे कम वैल्यू जो होगी वो काइनेटिक की होगी, और स्टैटिक का तो कोई लेना देना नहीं है, स्टैटिक अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है खुद से। ठीक है, तो भाई तीन इंपॉर्टेंट बातें ये है कि पहला बात जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और ये कहानी सिर्फ, ये वाली कहानी सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए नहीं है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, कि भाई जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, एंड यस यहां से नॉर्मल ज्यादा होने का मतलब है मास ज्यादा होगा। हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है बिकॉज उसका फ्रिक्शन ज्यादा होता है। हैवी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है बिकॉज उनका फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो ओवरऑल फ्रिक्शन की कहानी डिपेंड करती है नॉर्मल पे। नॉर्मल अगर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, नॉर्मल अगर कम होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम होगी। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि भाई यहां पे बॉक्स और सरफेस का मटेरियल क्या है। तो इनके बीच का जो मटेरियल है उस पे ये चीज डिपेंड करती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आगे चल के पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसके बाद मैं तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के भी टाइप्स बताऊंगा, क्योंकि चलो यही बता देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही आएगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे जुड़ेगा। म्यू एस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट्स कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बस इतनी सी बातें हैं जो रिलेटेड है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, चाहो तो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्लियर रहने वाली बात, तो बढ़े आगे। ओके, सो काइनेटिक फ्रिक्शन की कहानी हमसे क्या बोलती है कि काइनेटिक फ्रिक्शन तब एग्जिस्टेंस में आएगा जब यहां पे बॉडीज के बीच में मोशन शुरू हो चुका है। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास में है, ये रहा हमारा वो m मास का ऑब्जेक्ट, इस बार ये ऑब्जेक्ट अब मोशन कर रहा है। पहले ये रेस्ट पे था तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, रेस्ट से मोशन में आने लगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा, अब मोशन में आ चुका है, और अब जब ये मोशन में आया तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट्स कॉल्ड द काइनेटिक और द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, Fk से रिप्रेजेंट करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन को Fl से लिखा था, काइनेटिक फ्रिक्शन को Fk से लिखेंगे, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा मोशन के जो रिलेटिव मोशन हो रहा होगा उनके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसके साथ भी वही कहानी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन भी प्रोपोर्शनल है नॉर्मल के, क्योंकि पूरी पिक्चर डिपेंड करती है कि भाई ऑब्जेक्ट का मास कितना है। ये नॉर्मल है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है mg, आई मस्ट से दैट द नॉर्मल विल इक्वल टू mg इन दिस केस,
इस केस में नॉर्मल जो है वो mg के बराबर हो रहा है क्योंकि इस पे ग्रेविटी नीचे लग रही है, इसी बॉक्स पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है। बॉक्स वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं करता है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, तो n बराबर mg हो गया। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा नॉर्मल, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पे भी आएगा म्यू, लेकिन यहां पे लिखेंगे म्यू के एन। यहां क्या लिखेंगे? म्यू के एन। म्यू के कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और चिंता मत करो, इनकी जो वैल्यूज होती है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यूज होती है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, तो इसको लेके परेशान मत होना कि इनकी वैल्यू मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, है ना। तो इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, इनकी वैल्यूज क्वेश्चन में तुम्हें डिफाइंड होगी। म्यू एस और म्यू के ये गिवन होते हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अगर ये गिवन नहीं होंगे तो क्वेश्चन में कुछ और डाटा दिया जाएगा जिसके मदद से आप इनको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है तो वो इनडायरेक्टली आपको देगा, कुछ और डाटा दे देगा जिसकी बेसिस पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो तब आएगा जब बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो चुका है, ठीक है। रिलेटिव मोशन शुरू हो चुका है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। इसकी वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। मैं तुम्हें बता चुका हूं, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए पहले हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एक बार अगर तुम मोटिवेट हो गए तो हम अपना फोर्स कम कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाया, यानी कि बॉक्स को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमने ज्यादा फोर्स लगाया, बिकॉज जब वो रेस्ट से मोशन में आ रहा था तो यहां पे लग रहा था लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रहा था तो लग रहा था लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो जो फोर्स मैं लगा रहा था वो डेफिनेटली ज्यादा होगा। और अगर एक बार ये बॉडी मोशन में आ गई, एक बार ये बॉडी अगर मोशन में आ जाए, सो हमारे लिए काम बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि अब मोशन में लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और जो फोर्स में लगा रहा था वो एफ डैश वो कम हो जाएगा। तो बोल सकते हो कि अगर एफ बड़ा था एफ डैश से, दैट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा था काइनेटिक फ्रिक्शन से, तभी तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, है ना भाई। अगर ये छोटा होता इससे तो ये भी छोटा होता, लेकिन ये एफ तो बड़ा है एफ डैश से। रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। एक बार मोशन में अगर कोई आ जाए तो उसके ऊपर कम फोर्स लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे लिए फिर से वही बात है, सुबह तुम लोग उठते नहीं हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब तुम सुबह उठोगे नहीं तो तुम पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उठ जा भाई, पढ़ ले, उठ जा उठ जा। तो एक बार अगर तुम उठ गए तो फिर बार बार ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती ना, ठीक है ना। तो एक बार नींद तोड़ने के लिए हमें आप पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एक बार नींद टूट जाए तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे भी बोलूंगा भाई उठ जा, भाई उठ जा, है ना। तो उठ जाओगे तुम लोग फिर। तो ये वाली बात है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ये चीज तुम कर सकते हो। कोई एक भारी ऑब्जेक्ट लेना, उसको पहले हिलाने की कोशिश करना, धीरे फोर्स लगाना। धीरे फोर्स लगाओगे देखोगे नहीं मूव कर रहा है सर, थोड़ा जोर से फोर्स लगाना, नहीं मूव कर रहा है, और जोर से करना, नहीं मूव कर रहा है, फिर और जोर से फोर्स करना तो शायद वो मूव कर जाए। और एक बार जब वो मूव करेगा फिर तुम फोर्स लगा के देखना, तो भाई उसको धीरे धीरे भी फोर्स लगाओगे तो चल जाएगा काम उससे। तो एक चीज करके देख सकते हो तुम लोग घर पे, मैंने फील किया है, तुम भी कर सकते हो घर पे। हमारे पास कोई ना कोई भारी ऑब्जेक्ट जरूर होगा, सोफा, अलमारी, फ्रिज वगैरह जो भी है, उस पर ये काम कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट, जब आप उसको खिसका रहे होते हो तो साउंड आता है ना। किसी भी टेबल को जब आप खिसकाओगे, फ्रिज को खिसकाओगे, अलमारी को खिसकाओगे, तो एक साउंड आता है। वो साउंड पता है किसकी वजह से आता है? इसकी वजह से, ठीक है। कभी करके देखना, टेबल को खिसका के देखना, आपको एक साउंड सुनाई देगा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि कब आएगा? जब मोशन शुरू हो चुका है, उसके बाद जो फ्रिक्शन आता है दैट्स कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू के एन। इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से थोड़ी सी कम होती है क्योंकि अब ये मोशन करने लग चुका है। तो जब ये बॉडी मोशन करने लग चुकी है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। कम फोर्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। तो बस यही है, ये भी एन पे डिपेंड करता है, हमें भी पता है। इसकी वैल्यू जो है इस पे डिपेंड नहीं करती कि मोशन किस टाइप है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर यूनिफॉर्म मोशन है या फिर कुछ भी हो, वो इस पे डिपेंड करती, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को इन चीजों से मतलब नहीं है कि एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, रिटार्डेड मोशन है या फिर यूनिफॉर्म मोशन है, उनको फर्क नहीं पड़ता उससे। उसने बोला मेरा काम है लगने का, हम तो लगेंगे भाई। अब तुम भले एक्सेलरेटेड मोशन करवा लो, रिटार्डेड मोशन करवा लो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवा लो, हम तो लगेंगे।
तो काइनेटिक फ्रिक्शन की कहानी सिंपल रखना कि भाई ये जो फ्रिक्शन है ये एग्जिस्टेंस में आएगा, भले कैसा भी मोशन करो अब तुम लोग। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे फ्रिक्शन के टाइप्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जाना, फिर हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में जाना, फिर हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में जाना। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, लिमिटिंग फ्रिक्शन तब आएगा जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जाने वाला है, और काइनेटिक फ्रिक्शन तब आएगा जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। फॉर्मूले डिफाइन कर दिए हैं। अब एक बार इनके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो इसके बारे में क्या चर्चा करें, कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा डाटा आपको दिया जाएगा जिसके बेसिस पे आप इनको फाइंड आउट कर सको। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अगले पार्ट पे आते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि दो टाइप के फ्रिक्शन हमें पढ़े हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहां पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दो टाइप के होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला और एक काइनेटिक फ्रिक्शन वाला। स्टैटिक वाले को म्यू एस से रिप्रेजेंट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होता है म्यू एस, ये होता है म्यू के, और ये जो वैल्यू ऑफ म्यू होती है डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द सरफेस पे। म्यू के एंड म्यू एस आर डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, कांस्टेंट वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इनकी। तो इनकी जो वैल्यू है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी डायमेंशन वाली नहीं होती है, ना ही उनका कोई यूनिट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, ये म्यू एस एंड म्यू के आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। इनका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, कोई यूनिट नहीं है वो इनकी। और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उनका ना तो कोई डायमेंशन होता है, ना ही उनकी कोई यूनिट होती है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू चलती रहेगी 0.5, 0.8 है ना, 0.6, 0.45 ऐसे करके इनकी वैल्यू चलती रहती है। तो ये वाला पार्ट है, क्लियर है ये बात तो, है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सो ये तो बात होगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। अब हम बात करते हैं ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो भाई ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो तुम जानते हो तीन टाइप के फोर्सेस एग्जिस्टेंस में आएंगे। सबसे पहले आएगा स्टैटिक, फिर उसी स्टैटिक का एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसी के बेसिस पे ग्राफ बनाते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी यह है कि जितना फोर्स तुम लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगता जाएगा। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं, अच्छा बना हुआ है क्या, ठीक है कोई बात नहीं हमारा काम आसान हो गया। तो एक तरफ मैं बनाता हूं फ्रिक्शन, एक तरफ मैं बोलता हूं फोर्स। एक तरफ बनाता हूं फ्रिक्शन, एक तरफ बनाता हूं फोर्स। पहला पॉइंट बोलता है कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करो तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन तो अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल है। जितना वैल्यू अपना अप्लाइड फोर्स करेगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कर लेगा। सेल्फ एडजस्टिंग है ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जितना फोर्स तुम लगाओगे उतनी वैल्यू वो अपनी करता जाएगा। तो पहले तो आप कैसा कर्व बनाओगे, इसका कर्व बनेगा ऐसा वाला। तो ये देखो यहां पे, यहां से लेके ए पॉइंट तक, यहां से लेके ए पॉइंट तक कौन चल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन चल रहा है। यहां से लेके ओरिजिन से लेके पॉइंट ए तक चल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पे Fs प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है, Fs प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ए पॉइंट पे स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। ए पॉइंट पे यहां पे स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, जिसको कि बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ए पॉइंट पे मुझे मिल चुका है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ए पॉइंट पे मुझे मिल चुका है कौन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। क्या यहां पे बॉडी रेस्ट से मोशन में चलना शुरू हो चुकी है? हां सर। देखो 0 से लेके ए तक, ओरिजिन से लेके ए तक बॉडी रेस्ट पे थी। ओरिजिन से लेके ए तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, बॉडी रेस्ट पे थी। ए पॉइंट पे बॉडी जो है वो रेस्ट से मोशन में चली जाती है, रेस्ट से मोशन में चली जाती है। और एक बार बॉडी अगर मोशन में आ जाए तो हमें कम फोर्स की जरूरत होती है। ए पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा और बॉडी रेस्ट से मोशन में जाएगी। एक बार बॉडी अगर रेस्ट से मोशन में आ जाए तो फिर हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो यहां पे फोर्स कम हो गया ना, फोर्स कम हो गया ना, हाँ सर, हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और अब कंडीशन आती है मोशन की, तो मोशन में कौन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहां पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो 0 से लेके ए तक लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन,
ए पे लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग के बाद में बॉडी मोशन में आ जाती है तो फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, तो ए से बी फोर्स कम हो गया और बी से सी अब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि बॉडी मोशन में। तो ये बनता है ग्राफ आपका इसका, ये ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से, ग्राफ नोट कर लेना क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अल्टीमेटली। तो मैं इनके पॉइंट्स अच्छे से मार्क कर देता हूं सो दैट तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां पे ए पॉइंट पे आपका रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन और यहां पे रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना ओरिजिन से लेके ए तक लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर बी से सी लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ए पे आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। जानने की बात है, नोट कर लो इसको, ये वाला ग्राफ नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कर लिया नोट? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं रिलेटेड टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि भाई साहब कांटेक्ट फोर्स के बारे में। यह बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट अब हम दो फोर्सेस जानते हैं जो कांटेक्ट की वजह से आते हैं। पहला है फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा है नॉर्मल फोर्स। तो कांटेक्ट की वजह से दो फोर्स एग्जिस्टेंस में आएंगे, पहला है फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा है नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के पैरेलल लगता है, कांटेक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो भाई साहब अगर कोई तुमसे कांटेक्ट फोर्स मांगे या कोई तुमसे बोले फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस, कोई बोले ना फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस, तो उसको पता है क्या करोगे तुम लोग उस टाइम पे? पता है क्या करोगे तुम लोग? यहां पे लिखना f अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, बिकॉज जो ये सरफेस फोर्स लगा रहा है वो कौन कौन से फोर्स लगाएगा? एक तो नॉर्मल लगाएगा और एक फ्रिक्शन लगाएगा। सरफेस जो है वो फोर्स लगाता है एक तो नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। तुम समझते हो ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, तो mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg will act in the downward direction। बॉडी के ऊपर आपने फोर्स इधर लगाया, सरफेस के रेस्पेक्ट में बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन उन्होंने पीछे लगा दिया। नॉर्मल ऊपर लग गया, ये फ्रिक्शन है ये नॉर्मल है, तो इनका रिजल्टेंट f सरफेस आता है। फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट f सरफेस आता है, ये देखो ये लिख दिया है मैंने। तो सरफेस जो फोर्स लगाएगा इट इज रिटन एज f सरफेस, और ये जो होता है दोनों का रिजल्टेंट ले लेना, उससे तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। चाहो तो फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, फ्रिक्शन की जगह म्यू इंटू नॉर्मल लिख देना, तो यहां से नॉर्मल तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बनेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये भी सही है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो बस इतनी ही बात बतानी है कि भाई कांटेक्ट की वजह से दो दो फोर्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के पैरेलल है, नॉर्मल फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये बात तो तुम्हें पता ही है। एक्चुअली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी वो क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसी बातें करेगा वो। क्वेश्चन में कभी कभार तुमसे ये चीज पूछ लेता है कि फाइंड द फोर्स बाय द सरफेस, तो फोर्स बाय द सरफेस में कौन सा फोर्स माने, नॉर्मल या फ्रिक्शन? दोनों मानने पड़ेंगे आपको। फोर्स बाय द सरफेस अगर बोलता है तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों को ही कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा आपको, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पक्का? नोट करना चाहो तो कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। क्या होता है भाई? अभी तुमने कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा है ना, अभी तुमने कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा है, तो भाई अगर कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम जानते हैं तो बस इतना समझ लो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द किसके बीच में लगेगा, नॉर्मल एंड द डायरेक्शन, सॉरी, रिजल्टेंट ऑफ द सरफेस फोर्स एंड द नॉर्मल, यानी कि जो सरफेस फोर्स है ये और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उसके और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल, यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लेना और नॉर्मल ले लेना, उनका जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल के साथ मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है
वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता है, दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कोई तुमसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पूछे तो डिफाइन कर देना, और क्या लिखोगे, tan लैम्डा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जरा लिमिटिंग फ्रिक्शन को यहां पे बना दो ऐसे, तो ये फ्रिक्शन हमारा इधर आ जाएगा, ये नॉर्मल बन जाएगा, tan लैम्डा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इट विल बी फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली बातें चल रही थी यहां पे। सो tan लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी आपके पास में म्यू एस बाय एन डिवाइडेड बाय एन, एन टू एन गेट कैंसिल आउट, इट विल बी म्यू एस। तो tan लैम्डा आपका म्यू एस के बराबर होता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे तो यहां पे। ठीक है, चलिए जी, क्लियर होगी बातें, कोई समस्या तो नहीं है इसमें ज्यादा। ठीक है, चलिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्लियर है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्लियर है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द एंगल मेड बिटवीन द रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट किसका, नॉर्मल कोर फ्रिक्शन का, या फिर बोल सकता हूं बाय एंगल बिटवीन द सरफेस फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस एंड द नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है, दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यही हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है। तो कोई तुमसे बोले ना कि भाई ये कांटेक्ट फोर्स बताओ, तो उसको बोलना यही है भाई कांटेक्ट फोर्स, कुछ नया नहीं है, इसके अलग अलग नाम बोलते हैं। कोई सरफेस फोर्स बोलेगा, कोई कांटेक्ट फोर्स बोलेगा, तो उसको डिफाइन कर देना ये चीज। ठीक है, कर लिया नोट, पक्का, बढ़े आगे, आ जाओ भाई। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड लेट अस सी द एंगल ऑफ रिपोज और द एंगल ऑफ स्लाइड। देखो भाई, क्या होता है, तुम्हें पता है कि किसी भी इंक्लाइन सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो फिसल के नीचे जाता है, जानते हो ना बात, तो कि इंक्लाइन सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो फिसल के नीचे जाता है। तो हमें वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बता दीजिए, हमें वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बता दीजिए जिसपे कि कोई भी बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू हो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसपे बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करे, जस्ट स्लाइड करना शुरू करे। तो इट विल बी लाइक, मेरे पास कुछ है क्या, बहुत भारी ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, कुछ बॉक्स नहीं है मेरे पास, है ना, सॉरी, कोई बात नहीं, अभी फील दिला देते इसका। क्या होता है कि आपके पास में मान लीजिए एक बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है ना, हाँ, इसके ऊपर एक बॉक्स को रखा है मैंने। अब धीरे धीरे आप इस बोर्ड को ऊपर की तरफ उठाते जाइए, उठाते जाइए, उठाते जाइए। तो आपके पास एक बोर्ड है और आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर एक बॉक्स को रखा हुआ है। आप धीरे 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 इसको ऊपर उठा रहे, ऊपर उठाते उठाते एक ऐसा एंगल आपको मिला, ऊपर उठाते उठाते आपको एक ऐसा एंगल मिलता है जिसपे ये बॉक्स जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे। क्या समझे, एक ऐसे एक बॉक्स बोर्ड था, बोर्ड है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसको मैं धीरे धीरे ऊपर उठा रहा हूं, धीरे धीरे ऊपर उठा रहा हूं, ऊपर उठाते उठाते एक ऐसा एंगल मिला मुझे थीटा, एक ऐसा एंगल थीटा मुझे मिला जिसपे ये बॉक्स जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे। दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ स्लाइड और एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि भाई साहब, अगर आपने यहां पे एक बॉक्स को रखा है और धीरे धीरे उसको ऐसे स्लाइड कर रहे हो, तो एक एंगल आएगा जिसपे वो जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे। करके देख लेना, तुम्हारे पास कॉपी होगी, तुम्हारी नोटबुक है, रजिस्टर वगैरह जो भी तुम्हारे पास है, उसके ऊपर रखो एक बॉक्स को और उस रजिस्टर को धीरे 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 ऐसे टिल्ट करना शुरू करो। ठीक है, एक बॉक्स बोर्ड ले लो, मेरे पास एक बोर्ड है, जस्ट वेट अ सेकेंड, बहुत भारी होगा आई थिंक, ये नहीं हल्का ही है, बट आई डोंट हैव द बॉक्स। ठीक है, तो जस्ट फील के लिए समझते हैं। ठीक है, हाँ, यहां पे एक बॉक्स रख दिया मैंने। ठीक है, बॉक्स के नाम पे मैं क्या करूं, आई डोंट हैव नथिंग राइट नाउ, एनीवेज कोई बात नहीं, जस्ट एक बॉक्स एज्यूम कर लो। जैसे जैसे मैं इसको इंक्लाइन कर रहा हूं, अभी हॉरिजॉन्टल है, जैसे जैसे मैं इसको इंक्लाइन कर रहा हूं तो क्या होगा, एक टाइम पे ये बॉक्स जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्या हुआ, पहले हॉरिजॉन्टल था, अब जैसे जैसे मैं इसको इंक्लाइन कर रहा हूं, इंक्लाइन कर रहा हूं, इंक्लाइन कर रहा हूं, एक ऐसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिलेगा जिसपे जस्ट बॉक्स स्लाइड करना शुरू कर देगा। एक ऐसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसपे बॉक्स जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सॉरी, ठीक है, समझ गए ना बात को तुम लोग, हाँ। सो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो इट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, क्या बोलेंगे, it is the angle of inclined plane at which
a body placed on it begins to slide, यानी कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसपे मैं कोई भी बॉडी अगर यहां रखी हुई है तो वो स्लाइड करना शुरू कर दे, वो स्लाइड करना शुरू कर दे। और जस्ट स्लाइड की कंडीशन क्या होती है आओ बता देता हूं। तो मान लीजिए कि मुझे एक ऐसा एंगल मिल चुका है जिसपे बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देती है। तो मान लीजिए मुझे थीटा मिला, मान लीजिए मुझे एक ऐसा एंगल थीटा मिल गया जिसपे बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करती है। तो यार उसमें क्या होगा, नीचे की तरफ बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा mg sin थीटा, ठीक है। यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू कर रही है। जस्ट स्लाइड करने का मतलब है रेस्ट से मोशन में आने वाली है। तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है सो डेफिनेटली उसके ऊपर लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो भाई एक बात बताओ, जस्ट स्लाइड की कंडीशन में, अच्छा एक और चीज, ये नॉर्मल हो गया यहां पे, तो इसके ऊपर एक फोर्स यहां लगेगा mg cos थीटा वाला। ये सब तो जानते हो, कंपोनेंट्स लेना वगैरह तुम्हें पता है। तो लिखोगे नॉर्मल जो होता है तुम्हारा वो mg cos थीटा के बराबर होता है। यहां पे जो तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो mg sin थीटा के बराबर आ रहा है। तो एक काम करो, इसको लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिखो μs इंटू n इक्वल्स टू mg sin थीटा, ठीक है। तो इसको बोलते इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 अपॉन फर्स्ट कर लीजिए, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर लीजिए। सो 2 अपॉन 1 करोगे सो इट कम्स आउट बी, नॉर्मल से नॉर्मल मर जाएगा, सो म्यूएस बन जाएगा कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल गया यहां से, ये होता है टैन थीटा। सो टैन थीटा का वैल्यू बनता है म्यूएस। ये वाली बात समझाना चाहते थे। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि वाई व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज, तो तुम्हें बोलना है कि मुझे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लाके दे दो। कोई तुमसे अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ स्लाइड या फिर एंगल ऑफ रिपोज मांगता है तो उसको बोलना कि भाई अगर एंगल ऑफ रिपोज चाहिए तो पहले मुझे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लाके दो, बिकॉज अगर ये मिल जाए सो थीटा कैन बी सिंपली रिटन एज tan इनवर्स म्यू एस। थीटा कैन बी सिंपली रिटन एज tan इनवर्स म्यू एस। तो ये सब अगर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले चाहिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसके बेसिस पे आप एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइड फाइंड कर सकते हैं। कहानी समझ आई ना तुम लोगों को? नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। एक ऐसा एंगल जिसपे बॉडी जस्ट स्लाइड करती है, और जस्ट स्लाइड की कंडीशन यह है कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। जस्ट स्लाइड में वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो अभी बॉडी स्लाइड नहीं करी है, करने वाली है, जस्ट करने वाली है। तो अभी अगर कराई ही नहीं है स्लाइड, देखो स्लाइड करा नहीं है उसने, करने वाला, जस्ट करने वाला स्लाइड, तो अभी भी रेस्ट पे, यानी जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे। तो mg sin थीटा को fl के बराबर किया मैंने, ठीक है। तो ये मत दिमाग लगाना कि सर बिगिन टू स्लाइड वाली केस में यहां पे अब ये मोशन कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा रहे हो तुम लोग, नहीं, वो स्लाइड करने वाला है, जस्ट अभी जस्ट स्लाइड करने वाला है ना, जस्ट शुरू कर रहा है अभी, जस्ट तो जस्ट अभी शुरू किया है, तो एकदम से तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा नहीं। तो अभी तो इफेक्ट किसका रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही रहेगा ना अभी तो इफेक्ट। तो ये वाली बात थी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो इसको। चलिए भाई कर लिया नोट, समझ आ गई कहानी, बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड खत्म करते हैं इस पार्ट को। सो फ्रिक्शन का जो भी जितना हो सकता है रिवीजन वाले पार्ट में मैंने सब कवर करवाया है। बाकी क्वेश्चंस तो हम करेंगे इसी डेफिनेटली, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। जब भी मैं कोई रिवीजन कराता हूं एक शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, बिकॉज वो शॉर्ट नोट आपके बहुत काम आएंगे लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवाइज करते हो। तो हर स्टूडेंट को मैं यही चीज कहता हूं कि यार अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बना लो, एक पेपर ले लो, उस पे फॉर्मूले लिखो उस पर्टिकुलर चैप्टर से, क्योंकि ये फॉर्मूलेज आगे चल के बहुत काम आएंगे जब आप रिवीजन करोगे। जब लास्ट मोमेंट पे आपको नोट्स देखने होंगे ना तो फटाफट से रिवीजन इन्हीं से होगा, ठीक है। तो ये चीजें जरूर किया करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आगे से ध्यान रखो। बाकी वीडियो अगर दोबारा देखनी है तो यस यू कैन जॉइन अस ऑन द वेबसाइट, बिकॉज वेबसाइट पे ये वीडियो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। नॉट ओनली दिस वीडियो बट हमने सारी की सारी वीडियोस को यहां पे अरेंज करके रखा हुआ है। एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे, एंड बहुत सारा टाइम आप लोगों का बचेगा जिसमें आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगता है कि कंटिन्यू करना है यूट्यूब को, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो डोंट मिस दिस पार्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, एंड या शेयर कर दो इसको टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट उनका भी भला हो जाए, राइट। तो फटाफट से ये काम बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन कर दीजिए। और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, फिजिक्स का फील आ रहा है, तो भाई लाइक किया करो यार, तुम लाइक नहीं कर रहे हो, बहुत कम लाइक्स है ना।
तो फटाफट से काम कर दीजिए एंड उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।